हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं ब्लड सब्सटीट्यूट। तो जानते हैं ब्लड सब्सटीट्यूट क्या होते हैं और हमें ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। ब्लड सब्सटीट्यूट हम कब देते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड में आपको पता ही है, मैंने अपने पिछले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया है जब प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर पढ़ाया था कि ब्लड क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होता है। लेकिन फिर भी जस्ट हम इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि blood is a body fluid. Humans and animals deliver the necessary substance to the nutrients, oxygen cells and transport the metabolic waste product from those cells. कि ब्लड हमारी बॉडी का ऐसा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ऐसा इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल्स हो, जो कि हमारा ब्लड होता है वो एज अ ऑक्सीजन कैरियर भी एक वर्क करता है कि जो हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के ऑक्सीजन्स होते हैं, वो हमारी एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और इन्हीं के थ्रू हमें ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और तभी हमारे ऑर्गन्स को काम करने की लिए जो एनर्जी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, इन्हीं के कारण होता है। तो एक हमारा ये ट्रांसपोर्टर के एज अ ट्रांसपोर्टर भी हमारी बॉडी में वर्क करता है। और ब्लड इज़ अ सर्कुलेटेड इन अ बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स की जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्क करता है। कैसे? जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हमारी होल बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड बाय पंपिंग द एक्शन ऑफ द हार्ट, और हार्ट के पंपिंग एक्शन के थ्रू ये वर्क करता है। विद द लंग्स आर्टीरियल ब्लड कैरीज ऑक्सीजन इनहेल्ड एक्सहेल्ड, मतलब सिंपल सी वही सारी चीज़ें हैं कि पंपिंग थ्रू के थ्रू ये ऑक्सीजन को लेता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता है, होल बॉडी में जाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये एक्सहेल्ड कर देते हैं। ये सब सारी चीज़ें हो गई ब्लड के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या होता है। कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी में अभी भी हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में भी कि एज अ ट्रांसपोर्टर वर्क करता है, क्योंकि जो भी डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हमारी ऑक्सीजन्स है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ब्लड के जरिए ही तो हमारी पूरी होल बॉडी में जाती हैं, पहुँचती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाके। तो ये एज अ ट्रांसपोर्टर वर्क करता है। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। एंड पीएच के भी रेगुलेशन में ये काफ़ी हेल्प करता है। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्लड लॉस थ्रू द क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग को करके हमारे ब्लड लॉस को ये बचाता है। आपने पढ़ा होगा एंटी कोगुलेंट, जब मैंने पढ़ाया था कोगुलेंट जब पढ़ाया था कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा था, तो जब तक वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा ब्लड लॉस जो है वो कंटिन्यू होने लगेगा। तो ब्लड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि कहीं भी अगर आपकी ब्लड वेसल रप्चर्ड होती है, डैमेज होती है, तो एक टाइम बाद आपकी प्लेटलेट एग्रीग्रेट हो गए, आरबीसी सेल आपकी एग्रीग्रेट होकर वहाँ पे एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर देती हैं, जो कि हमें फर्दर ब्लड लॉस से बचाता है। तो हमारे ब्लड का एक ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है कि कहीं पे अगर आपको इंजरी हुई है तो वहाँ पे वो क्लॉट का फॉर्मेशन करके आपके एक्सेसिव ब्लड लॉस की कंडीशन से आपको बचा सकता है। एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़ थ्रू द फैगोसाइटोसिस, आरबीसी एंड एंटीबॉडीज़, जो भी हमारी ब्लड की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फर्दर किसी भी डिजीज़ से फाइट करने में हमारे काम में आती है, ताकि वो डिजीज़ जो है वो हमें अटैक ना कर सके। अब हम अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल ब्लड या फिर ब्लड सब्सटीट्यूट क्या होता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ये तो हमने जाना ब्लड और ब्लड के मेन काम, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, जो हमारा ओरिजिनल ब्लड है और जो हम आर्टिफिशियल ब्लड ले रहे हैं या फिर ब्लड का सब्सटीट्यूट ले रहे हैं, उसमें मेजर डिफरेंस क्या है और कौन कौन सी वो बातें हैं। Artificial blood, also known as a blood surrogate or a blood substitute, is a substance used to the copy the fulfill some function biological blood, usually the oxygen carrying cells। जो हमारा आर्टिफिशियल ब्लड है वो या तो ब्लड सॉरोगेट या फिर हम उसे ब्लड सब्सटीट्यूट्स के नाम से जानते हैं, और ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं यूज टू कॉपी द फुलफिल ऑफ द सम फंक्शन, मतलब सेम एज आ हमारे नेचुरल ब्लड की तरीके काम करते हैं। जो हमारा नेचुरल ब्लड काम कर रहा था, अभी अभी हमने उसके फंक्शंस देखे, अभी हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा कि ये आर्टिफिशियल ब्लड मतलब सेम हमारे ओरिजिनल ब्लड की तरीके काम करते हैं। बायोलॉजिकल जो हमारा ब्लड होता है ऑक्सीजन कैरिंग को इन्हांस करते हैं, ईच एंड थिंग जो है हमारा सिमिलर
वर्क करते हैं। मगर क्या होता है, द मेन एम ऑफ द आर्टिफिशियल ब्लड टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो हमारा मेनली एम होता है आर्टिफिशियल ब्लड का, वो क्या करता है, हमें ऑल्टरनेटिव मतलब उसका एक ऑल्टरनेशन की अगर हमारे पास एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है तभी रिप्लेसमेंट में हम कोई ऐसी चीज़ देते हैं जो कि सेम हमारी ओरिजिनल चीज़ की तरह वर्क करे जा करके। तो अगर हमारे पास पूरा होल ब्लड जो नेचुरल ब्लड है वो नहीं है तो हम बाहर से कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट या ऐसा आर्टिफिशियल ब्लड देंगे जो कि हमारा सेम जो है उसके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल हमारी नेचुरल ब्लड की ही तरीके हो। तो ये क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव देते हैं ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न में, विच इज़ ट्रांसफरिंग द ब्लड वन टू द इंडिविजुअल या फिर अनदर। और इसको हम विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफ्यूजन जो है हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है इजीली दे सकते हैं। इट डज़ नॉट कंटेन द आरबीसी ऑफ द डब्ल्यूबीसी। लेकिन क्या होता है कि ये हमारे आरबीसी सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स को कंटेन नहीं करते हैं, जो कि हमारे ओरिजिनल ब्लड में आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती हैं। एंड वाई आर्टिफिशियल ब्लड, अब क्या है कि हमने देख लिया कि आर्टिफिशियल ब्लड होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, लेकिन अब हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्या है हमें बॉडी को देने के लिए। तो इंक्रीजिंग द डिमांड, ये डिमांड को इंक्रीज़ करता है एंड डिक्रीजिंग द सप्लाई, और सप्लाईज को डिक्रीज़ करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ, जो भी हमारे वेरियस टाइप के रिस्क हैं ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के दौरान, उन रिस्क को जो है रिड्यूस करता है। तो कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड ट्रांसमिशन, कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न करने से हो सकती है, तो अगर हम ब्लड को नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने इन्फेक्टेड ब्लड किसी भी दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया, दूसरे पर्सन को दे दिया, तो जो इन्फेक्शन हमारे इन्फेक्टेड था पर्सन, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, उसने अपना ब्लड जो है किसी हेल्दी पेशेंट को दे दिया, तो उस हेल्दी पेशेंट में भी अब वही बीमारियां, वही चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो हम अपना आर्टिफिशियल ब्लड देते हैं उसमें कोई भी ऐसी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, बीमारी हैं, उसको कम्युनिकेशन होने का, उसका एक दूसरे के प्रति ट्रांसफ़र होने का खतरा जो है वो बहुत कम होता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो होती हैं इसमें नहीं होती एंड इम्यूनो सब्सटेंस एंड लो कॉस्ट। और हमारा जो आपको पता ही है कि साइंस आजकल कितना भी आगे हो क्यों ना हो, लेकिन अभी तक भी नेचुरल ब्लड जो है, जो हमें गॉड गिफ्टेड है, वो हम नहीं बना पाए हैं। तो उस चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली टू जो हमारा ओरिजिनल ब्लड है, ये काफ़ी हमें लो रेट पे जो है ईजिली हमें अवेलेबल हो जाता है। अब हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्टिफिशियल ब्लड की देखते हैं कि अगर हम कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें हमें पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्लड को देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हमारे आर्टिफिशियल ब्लड में या फिर ब्लड के सब्स्टिट्यूट में होनी चाहिए। तो इंक्रीज़ द अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं एंड सेफ़ टू यूज़, यानी कि अगर हम आर्टिफिशियल ब्लड का यूज़ कर भी रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ़ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उसे किसी भी तरीके की बॉडी को या फिर किसी को भी प्रॉब्लम या एलर्जी नहीं होनी चाहिए एंड कंपैटिबल विद द ह्यूमन बॉडी। अब जब हम आर्टिफिशियल ब्लड दे रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो ह्यूमन बॉडी के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, उसके साथ एडजस्टेबल होना चाहिए, फर्दर बॉडी को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अराइज नहीं होनी चाहिए। एबल टू ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज द ऑक्सीजन वेयर दिस नीडेड, मतलब कि जो भी हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में सही होना चाहिए। जो हमारा ब्लड काम करता है ऑक्सीजन कैरी करने का या फिर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का, तो वो काम भी उसे अच्छे से करना चाहिए। स्टोरेबल, ड्यूरेबल एंड द लॉन्ग पीरियड टू सेव, जो भी हम अपना आर्टिफिशियल ब्लड को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा स्टोरेबल भी होना चाहिए कि हम उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकें, और ड्यूरेबल भी होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर एक जो उसकी एक कैपेसिटी है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, तो स्टोरेबल भी होना चाहिए और लॉन्ग टाइम तक वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए। फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स, जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर तरीके से वो एकदम फ्री फ्रॉम पैथोजेंस एंड कोई भी ऐसी टॉक्सिसिटी या ऐसा सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब वो ह्यूमन बॉडी में जा करके किसी तरीके की टॉक्सिसिटी कॉज कर दे या किसी तरीके की एलर्जी रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी में आ जाए। एंड विस्कोसिटी सिमिलर टू द ब्लड, जो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी है, क्योंकि सबको पता है कि ब्लड का अपना एक बीपी मतलब एक प्रेशर होता है,
अपनी एक कंसिस्टेंसी होती है, अपनी एक विस्कोसिटी होती है। तो सिमिलर टू द ब्लड, जो भी हमारे ब्लड की एक नॉर्मल विस्कोसिटी रेट होती है, वैसे ही हमारी आर्टिफिशियल ब्लड की भी विस्कोसिटी होनी चाहिए। लो कॉस्ट मतलब कि ये हमें अच्छे रेट पे, चीप रेट पे मार्केट में मिल जाना चाहिए। इसकी जो कॉस्ट है वो लो होनी चाहिए। एंड मिनिमल साइड इफ़ेक्ट, कम से कम जो है वो साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, या यूँ कह लो कि ना के बराबर इसका साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ये फर्दर किसी तरीके की रिएक्शन कॉज ना करे। एंड सर्वाइव ओवर द वाइड रेंज ऑफ द स्टोर द टेम्परेचर, यानी कि इसे हम वो टेम्परेचर आसानी से प्रोवाइड कर सके जिसमें ये मतलब एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ये अपना इफ़ेक्ट दिखाए और शो कर सके। एंड टाइप ऑफ द ब्लड सब्सटीट्यूट, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ब्लड सब्सटीट्यूट पे आपका एक सिर्फ शॉर्ट नोट पे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी ये आपको जानने के लिए ज़रूरी है। और जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जब भी हम अगर अपना ब्लड सब्सटीट्यूट कोई भी ऐसा एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन है और कितने तरीके के हैं। तो परफ्लोरोकार्बन्स, जिसे हम PFC, ये हमारा परफ्लोरोकार्बन जो है हमारा एक केमिकल कंपाउंड है और ये हमारा कैरी एंड रिलीज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, कैरी करता है। इसे हम अपना एज अ आर्टिफिशियल ब्लड या फिर एज अ ब्लड सब्सटीट्यूट जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो हमारा हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑक्सीजन कैरिंग एंड डिराइव द ह्यूमन एनिमल आर्टिफिशियली वाई आर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। दूसरा एक हमारा हो गया परफ्लोरोकार्बन्स एंड दूसरा हमारा हो गया हीमोग्लोबिन बेस्ड जो है हमारे, ये दो तरीके के एज अ ब्लड सब्सटीट्यूट हम एजेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारा परफ्लोरोकार्बन्स जो है वो क्या है। परफ्लोरोकार्बन्स हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट के लाइनर या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या ऐसे आइटम्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन को कंटेन करते हैं। एंड कार्बन चेन इज बीइंग सब्सटीट्यूटेड बाय द फ्लोरीन आइटम एंड लीडिंग द टोटल केमिकल इंट्रेंस कॉम्प्लेक्स लेट विद द मेटाबोलाइज इन अविवो। ये हमारे वो सब्सटेंस है हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो कि लाइनर या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को कंटेन करते हैं, कार्बन आइटम को कंटेन करते हैं। एंड जो कार्बन चैन होती है बीन सब्सटीट्यूटेड, जो कार्बन चैन है वो हमारी फ्लोरीन आइटम के थ्रू इन्हें सब्सटीट्यूट करती है और ये हमारे केमिकल इनर्टनेस एंड कॉम्प्लेक्स द लैक ऑफ द मेटाबॉलिज्म होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारी फ्लोयोसॉल यानी ये ड्रग यूज है। सेकेंड जनरेशन में हमारी ऑक्सोफ्लूरोर एंड ऑक्सीजन ये हमारी ड्रग यूज हुई थी। एंड थर्ड जनरेशन में जो हमारी ड्रग आई थी वो परफ्लोरन एंड फियोर O2, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स के जो अलग अलग जनरेशन में ड्रग्स आई थी वो थी। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपना आर्टिफिशियल ब्लड में अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपना परफ्लोरोकार्बन का, तो ये हमारा किस तरीके से उपयोगी है। तो इसके क्या क्या एडवांटेज है कि इट डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, यानी कि ये आपकी बॉडी में जाने के बाद अगर आप इसको एज अ ब्लड सब्सटीट्यूट यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ अपने कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं देती। इट इज़ अलाउड टू ईजी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन आ बॉडी, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ईजिली से ट्रांसपोर्ट कर देती है। ईजिली ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस इसके थ्रू पॉसिबल है, संभव है। एंड इट इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन अ ब्लड, यानी कि आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है हमारा वो ब्लड के थ्रू ही बॉडी में जाता है, सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारा ब्लड में जो डिज़ोल्व होता है उसकी सॉल्युबिलिटी में भी अपना कोई इफ़ेक्ट नहीं देती है, बल्कि जो ब्लड की ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है उसे थोड़ा सा इन्हेंस कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। तो ओवरऑल ये इसका हुआ अच्छा सा एडवांटेज। एंड मिनिमाइज द इफ़ेक्ट ऑफ द फैक्टर लाइक द pH टेम्परेचर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो भी फैक्टर हमारे इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो pH का हो चाहे वो टेम्परेचर का हो, तो ये उस वाले इफ़ेक्ट को भी मिनिमाइज़ कर देती है या कम कर देती है, या यूँ कह लो कि ऐसे किसी भी फैक्टर का जो कि pH या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड है वो इस पर इतना अपना इफ़ेक्ट नहीं शो करते। तो ये हमारे एडवांटेज हो गए परफ्लोरोकार्बन्स के। और इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि हमें देखने हैं कि अगर हम इसका यूज़ करते भी हैं तो अगर ये अपना एडवर्स इफेक्ट दे रही है या इसका हो सकता है कि किसी पेशेंट में फ्लू लाइक सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाए। इट कैन बी कॉज द फैगोसाइटोसिस
by the phagocytosis by the perfluorocarbons emulsion by recipient organism of the immune system। क्या होता है कि कभी किसी किस पेशेंट में हमें ये देखने को मिल जाता है कि जब हम अपना परफ्लोरोकार्बन को एज अ आर्टिफिशियल ब्लड या एज अ ब्लड सब्सटीट्यूट यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये अपनी फैगोसाइटोसिस रिएक्शन को शो करने लगती है जो भी हमारा रिसिपिएंट है उसमें, एंड डिक्रीज द ब्लड प्लेटलेट काउंट। अब क्या करती है कि ये हमारी बॉडी में किसी किसी पेशेंट में ये भी देखने को मिलता है कि अगर हमने इसे एज अ ब्लड सब्सटीट्यूट यूज़ किया तो ये हमारी प्लेटलेट की काउंट को डिक्रीज़ करने लगती है, या फिर इससे प्लेटलेट की जो काउंटिंग है वो कम हो जाती है। इट कैन नॉट बी यूज, द ह्यूमन बॉडी मस्ट बी डिस्कार्डेड एंड इट टेक द अप्रॉक्सीमेटली 18 to 24 मंथ। अब ये क्या करती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 24 मंथ जो है वो ले लेती। इट इज़ अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन पैसिवली, पेशेंट मस्ट बी ब्रीथ एंड लाइनर रेट ऑफ द इंश्योर द ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज हो गए जो कि हमें अपने परफ्लोरोकार्बन इमल्शन को लेने के थ्रू हमें देखने को मिल सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट या फिर पर्सन टू पर्सन। अब एडवर्स इफेक्ट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ये तो था डिसएडवांटेज। अब एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है कि जब हम अपने परफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ कर सकते हैं तो हो सकता है एलर्जी की रिएक्शन, जो कि परफ्लोरोकार्बन में हमने फर्स्ट जनरेशन की ड्रग पढ़ी थी, उसमें अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकती है। रिपीट द डोज में भी कॉज द हिपैटिक। अगर हम किसी भी ड्रग को रिपीटेटिवली ले रहे हैं, मतलब बार बार ले रहे हैं या एक से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में हिपैटिक इंक्रीजमेंट के कॉज कर सकती है एंड डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे प्लेटलेट को भी डिक्रीज कर देंगी। एंड ईजी सिम्टम्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, या फिर लीवर के एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और हेडेक की भी समस्या हमें फेस करनी पड़ सकती है। और ये डिसएडवांटेज थे या फिर हमारे एडवर्स इफेक्ट थे परफ्लोरोकार्बन को जब हम एज अ आर्टिफिशियल ब्लड या फिर एज अ ब्लड सब्सटीट्यूट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारा सेकेंड जो है वो हमारा एज अ आर्टिफिशियल ब्लड जो हमारा आ जाता है हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑक्सीजन कैरी। अब ये क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन वाज डिटरमाइन द 1959 बाय द मैक्स पर्टिस। जो हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था, जो हमारे साइंटिस्ट थे मैक्स पर्टिस, उन्होंने 1959 में डिस्कवर किया था, देखा था। मॉलिकुलर वेट इसका 64.5 किलो मतलब था 64.5 and kDa, and the tetramatic protein comprised 2 and अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन। अब जब इन्होंने देखा था उसमें टेट्रामेट्रिक प्रोटीन कंपाउंड थे जो कि एक अल्फ़ा एंड एक बीटा ग्लोबिन था, एंड सब यूनिट फोल्ड इनटू अ कंपैक्ट द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देखने को मिला था, एंड ईच अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट कंटेन द आयरन हीम ग्रुप। जो अब हमारे इसके अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट्स थे वो क्या कंटेन कर रहे थे, आयरन हीम ग्रुप जो है वो कंटेन कर रहे थे, एंड दैट बाइंड टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड अप हो करके ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के लिए जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये हमारी जनरल इंट्रोडक्शन था कि हमारा हीमोग्लोबिन बेस ऑक्सीजन जो है वो क्या था, कब डिस्कवर हुआ, और उसकी रिंग्स में कौन कौन सी उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या था, जैसे कि अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबिन वो कंटेन कर रहे थे, और इसके बाद वो अपना आयरन हीम ग्रुप को कंटेन करने के बाद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप होने के बाद ही ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में एक्टिव थे या फिर काम कर रहे थे। वेरियस अदर स्टेप्स आर नीडेड टू द हीमोग्लोबिन इज यूजफुल टू द सेफ ऑक्सीजन एंड थेरापेटिक। और भी ऐसे अदर स्टेप्स थे, ये ज़रूरत थी जो कि हीमोग्लोबिन हमारा यूजफुल था ऑक्सीजन के लिए अपना थेरापेटिकली, एंड दीज आर इंक्लूड द क्रॉस लिंकेड पॉलीमराइजेशन एंड इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस को भी ये हमारा इंक्लूड कर रहा था, क्रॉस लिंकेज एंड पॉलीमराइजेशन को एंड इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस को भी इंक्लूड कर रहा था। एंड बेनिफिट क्या होते हैं,
कि अगर हम अपना आर्टिफिशियल ब्लड हम अपने हीमोग्लोबिन को यूज़ कर रहे हैं तो ये फॉस्टर एंड बेटर द O2 डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा फॉस्टर होता है एंड बेटर होता है ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हमारी बॉडी को ज़रूरत है ऑक्सीजन की तो हम अपना हीमोग्लोबिन ले सकते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में अच्छे से जा कर के जल्दी से ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है होल बॉडी में। लॉन्ग शेल्फ लाइफ, और इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, काफ़ी बड़ी होती है। एंड नो रेफ्रिजरेशन, इसे स्टोर करने के लिए या फिर इसे रखने के लिए किसी भी रेफ्रिजरेशन जैसे प्रोसेस की या स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड यूनिवर्सली कंपैटिबल, अब ये क्या है, यूनिवर्सली हमारा कंपैटिबल भी है एंड इंटरमीडिएटली एक्सपोलेंट द ऑक्सीजन एंड रेडी टू यूज़ एंड ईजिली अवेलेबल है, रेडी टू यूज़ है। ये सब थे हमारे सारे बेनिफिट्स हीमोग्लोबिन से। अब साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि कुछ जहाँ पे कोई भी मेडिसिन होती है कहीं ना कहीं अपना जब वो थेरापेटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के साथ साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी कॉज करती है। तो जब हम अपने हीमोग्लोबिन को ले रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें एज अ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा रीनल इफ़ेक्ट हो सकता है कि ये हमारी किडनी में जा कर के कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज कर दे या कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी ना हो, तो ये रीनल में जा कर के अपना इफ़ेक्ट दे सकती है। एंड वैसो एक्टिविटी, हाइपरटेंशन, वेसल्स में जाकर, ब्लड वेसल्स में जाकर हाइपरटेंशन की एक्टिविटी को बढ़ा सकती है। या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट, ये हमारी GIT में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में किसी तरीके की प्रॉब्लम को अराइज कर सकती है। एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, हो सकता है कि इससे हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए या कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकता है। एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये हमारी न्यूरॉन्स में भी अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो दे सकती है, कोई ऐसा पॉइजनस इफेक्ट दे सकती है, टॉक्सिक इफेक्ट दे सकती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, अगर हम अपने हीमोग्लोबिन जो भी हमारा आर्टिफिशियल ब्लड हीमोग्लोबिन अगर हम ले रहे हैं तो जो ये हमारे ब्लड में जा करके जो हमारी नॉर्मल एंड नेचुरल हीमोग्लोबिन था, जो हमारी नेचुरल ब्लड सेल्स थी, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हों चाहे हीमोग्लोबिन हो, उस पर ये अपना बैड इफ़ेक्ट दे सकती है, उस पर ये अपना साइड इफ़ेक्ट जो है वो कॉज कर सकती है। तो ये हमारे थे साइड इफ़ेक्ट हीमोग्लोबिन जो हम आर्टिफिशियल ब्लड का यूज़ कर रहे थे। अब हमने 1 बाय 1 ये देख लिया कि ह्यूमन जो ब्लड क्या था, ब्लड सब्सटीट्यूट क्यों दिए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्हें हम एज अ आर्टिफिशियल ब्लड यूज़ कर रहे हैं, और पर्टिकुलर उस सब्सटेंस का क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज और क्या थी उनकी केमिकल एक्टिविटी एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब हम ये ऑल ओवर देखते हैं कि एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल ब्लड को देने का, चाहे वो एज अ हीमोग्लोबिन हो या फिर हमारा परफ्लोरोकार्बन हो। तो एक हम कंबाइन इफेक्ट देखते हैं कि हमारा कंबाइन जो है एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल ब्लड को देने का। नो रिस्क इन्फेक्शन, कि अगर हम अपना आर्टिफिशियल ब्लड देते हैं तो इन्फेक्शन का कोई भी रिस्क नहीं होता है, उसको देने से बॉडी में किसी तरीके की कोई भी इन्फेक्शन जो है वो नहीं आती है। इट कैन बी कीप्ड एट अ रूम टेम्परेचर एंड कैरी द सेल्फ लाइफ मोर देन 1 ईयर। क्या है कि हम इसको आसानी से रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, मतलब इसे फर्दर किसी भी ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है, मोर देन द 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की भी हो सकती है। तो ये हमारा एक एडवांटेज हुआ। रैपिड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट इन अ ट्रॉमा सिचुएशन, अगर किसी को सीवियर ट्रॉमा हुआ है जिसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है तो ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए, उसे ऑनसेट ऑफ अ एक्शन देने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरी तरीके से रैपिड एक्शन शो करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी मेजर ट्रॉमा या सर्जरी की कंडीशन में। मेडिकल केयर इन अ आर्म्ड सर्विस वुड बी गेट बेनिफिट टू द आर्टिफिशियल ब्लड, बहुत सारी ऐसी आर्म की सर्विसेज हैं, आर्म सर्विसेज हैं या फिर मेडिकल केयर है जिसमें हमें आर्टिफिशियल ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और हम इसका यूज़ भी जो है वो करते हैं। आर्टिफिशियल ब्लड अलाउ फॉर द इमीडिएट फुल कैपेसिटी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो हमारा आर्टिफिशियल ब्लड है अगर हम उसको लेते हैं तो ये जल्दी से जल्दी हमारी ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके प्रोसेस को करता है और हमारी बॉडी को एक मेंटेन कर देता है, ठीक कर देता है, रेगुलेट
कर देता है। एंड द अल्टरनेटिव ऑफ द दोज पेशेंट हैव द रिफ्यूज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू द रिलीजियस एंड कल्चरल रीज़न एंड लेस एक्सपेंसिव। क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमारा रिलीजन एंड कल्चरल रीज़न के हिसाब से भी काफ़ी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव भी होता है एंड लेस एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली टू जो भी हम अपना नेचुरल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन में देते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट जो होते हैं हमें ब्लड पे परफॉर्म कराने पड़ते हैं कि जो भी हम ब्लड ले रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो कि वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए और ब्लड के थ्रू हमारे जिस पेशेंट को ब्लड की नीड है और उसमें जा कर के वो बीमारी काज कर सके। मान लो किसी भी तरीके की हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया या और भी कोई वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे पेशेंट में नहीं है और जो ब्लड दे रहा है उस डोनर में है। अब अगर उस डोनर का इन्फेक्टेड ब्लड को हम ट्रांसफ्यूजन के थ्रू दूसरे हेल्दी पेशेंट में दे देंगे तो वही सेम बीमारियां जो है वो ब्लड के साथ कैरी फॉरवर्ड हो करके हमारे हेल्दी पेशेंट को भी बीमार बना देंगी। तो कंपैरेटिवली टू जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्यूज़न है उससे ये चीप भी होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। इन्हीं सब कारण से हमारा जो आर्टिफिशियल ब्लड है वो काफ़ी उपयोगी होता है और हम आज के टाइम पे उसका यूज़ भी कर रहे हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल स्टूडेंट्स। आज हमने आर्टिफिशियल ब्लड एंड आर्टिफिशियल ब्लड कह लो या फिर ब्लड सब्सटीट्यूट के बारे में पढ़ा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू क्लास एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।